आज हम लोग जो रसायन है जिसमें कि हम लोग धातुकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सांद्रण कैसे किया जाता है, अयस्क का सांद्रण किस प्रकार हम लोग करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अयस्क का सांद्रण की जो विधियां थी, जैसे कि चुंबकीय पृथक्करण विधि हुई, या तुमको चुंबकीय पृथक्करण के बाद और भी विधि थी जैसे निच्छालन, जिसमें कि हम लोग जो बॉक्साइट वो करते थे हम लोग, और तुमको जो भी विधि है जैसे कि था तुम्हारा फेन उत्प्लावन विधि, इन सबों की चर्चा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था। आज जब जो अयस्क सांद्रित हो गया उससे धातु कैसे निकालेंगे, तो धातु प्राप्त करने के दो चरण हैं। एक तो पहले हो गया कि सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में, सांद्रित अयस्क का सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, ऑक्साइड में परिवर्तन, ऑक्साइड में परिवर्तन। एक तो ये करना है तुमको, तो इसके दो चरण हैं। और सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन पहला जैसे था, जो धातुकरण के दो चरण थे, तीन चरण हैं। एक है सांद्रण अयस्क का सांद्रण, जो कि तुम्हारा समाप्त हो गया पिछले लेक्चर में। अब दूसरा चरण प्रारंभ हुआ सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण करना। तो निष्कर्षण के भी दो चरण हैं। एक तो तुमको हो गया कि पहले अयस्क को क्या करना है, ऑक्साइड में बदलना, और ऑक्साइड में बदलने के दो मेथड हैं। ऑक्साइड में बदलना है तुमको, तो इसके भी ऑक्साइड में परिवर्तन। तो ऑक्साइड परिवर्तन करने का इसमें दो तरीका है, एक है निस्तापन और दूसरा है जापन या भर्जन। तो ए नंबर इसमें कर देते हैं निस्तापन, निस्तापन। और जब ऑक्साइड बदल जाएगा तब उससे हम लोग धातु का निष्कर्षण करेंगे। निस्तापन का इंग्लिश होता है कैल्सिनेशन, 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 निस्तापन। तो निस्तापन का हुआ तुमको कि जो सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे धातु के ऑक्साइड, ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। जैसे कि तुमको मान लेते हैं कि हेमेटाइट है Fe2O3.XH2O, तो इससे क्या होगा, जब गर्म करेंगे तो ये शुद्ध रूप में ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए फायदा होगा, और H2O क्या होगा तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। इस तरह के इम्प्योरिटी जो कि वायु जल जैसे हैं, जो कि तुम्हारा जो कि जलवाष्प के रूप में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और ये शुद्ध रूप में मिल जाएगा, इसलिए भी होगा। दूसरा है जैसे कार्बोनेट, जैसे जो कि तुम्हारा है, जैसे कार्बोनेट है CaCO3.MgCO3 अगर है, या इसको गर्म करने पर क्या होगा, हीट करेगा, तो हीट करने पर क्या हो जाएगा, ये CaO बन जाएगा, और साथ साथ MgO भी बन जाएगा, और CO2 भी मिलेगा, CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये CO और MgO ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया तुम्हारा। ये यहां जैसे कैलामाइन है ZnCO3, कैलामाइन नाम याद क्या हुआ, जो लिस्ट में था, ZnO प्लस CO2 जिंकाइट, मतलब ये ZnO जिंक ऑक्साइड बन गया। उसी टाइप से तुमको जैसे FeCO3 सीडोडाइट, इसको अगर हीट कर दें तो क्या बन जाएगा, FeO प्लस CO2। तो ये सब तुमको क्या कर सकते हैं, ये निस्तापन से के कुछ रिएक्शन हो गए। जो सेकेंड मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं जारण या भर्जन, बी नंबर, जारण या भर्जन, ये वायु की उपस्थिति में किया जाता है, इसको रोस्टिंग कहते हैं, ROASTIN, रोस्टिंग। अयस्क को वायु की उपस्थिति में, अयस्क को क्या करेंगे हम लोग, वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में
उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे सल्फाइड एसिड सल्फाइड एसिड ऑक्साइड में बदल जाते हैं, ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो जैसे तुमको इसमें जो है तुमको कुछ जो कि सल्फाइड एसिड है वो क्या हो जाएंगे, जैसे जिंक ब्लेंड है, इसका फॉर्मूला होता है ZnS, जिंक ब्लेंड हो गया ZnS। ये क्या होगा, तुमको इसमें जब ऑक्सीजन डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ZnO प्लस SO2। ये जो SO2 है, SO2 से क्या बना सकते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल बना सकते हो। तुमको PbS है, PbS प्लस O2 से क्या बन जाएगा, PbO प्लस SO2 बन जाएगा। तो ये सब तुम्हारे क्या हो गए, ये सब तुम्हारा रोस्टिंग से प्राप्त हो जाता है। जैसे Cu2S है, Cu2S इसका वैसे तो अपचयन भी हो जाता है, Cu2S प्लस O2 से क्या बन जाएगा, Cu2O प्लस SO2। और ये जो तुमको है Cu2O, इसमें तुमको कॉपर मेट के रूप में ये तुमको स्वतः अपचयन भी हो जाता है, इसका स्वतः अपचयन, सेल्फ अपचयन। ये जो प्रतिक्रिया है ये भी यहाँ पर हो जाती है। तो ये होता है Cu प्लस SO2। इसकी चर्चा बाद में भी हम लोग करेंगे, इससे सेल्फ ये रिडक्शन हो जाता है। ये सब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जो कि रोस्टिंग के उदाहरण हो गए, जिसमें कि ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और अब जब ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया तो इस ऑक्साइड को कौन सी बदलना है हमको, तो ऑक्साइड में परिवर्तित करके ये पहला चरण था इसका, कि जो कि तुमको है ऑक्साइड में पहला परिवर्तन हो गया। अब इसमें इसका दूसरा स्टेप हम लोग करेंगे, जो ऑक्साइड बन गया उसका हम लोग इसमें करेंगे, ऑक्साइड का धातु में अपचयन। ऑक्साइड का धातु में अपचयन करना, यह जो तुमको है इसके जो है तुमको अलग अलग जो अपचायक हैं, अलग अलग जो धातु के लिए उपयुक्त होते हैं। तो पहले इसका जो है तुमको देखना पड़ेगा कि कौन सा विधि किसके लिए उपयुक्त होती है, उसके बारे में पहले हम लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा। तो पहले इसका हेडिंग लिख देते हैं, निष्कर्षण के द्वितीय चरण है, क्योंकि निष्कर्षण हमको करना है, उसको दो स्टेप में हम लोगों ने बांटा। पहले क्या किया गया, पहले जो ऑक्साइड है, पहले तुमको धातु जिस भी रूप में रहे धातु आयस, उसको पहले ऑक्साइड में बदल लेना है। और इससे जो है रोस्टिंग वजह से ये भी फायदा था, जो कि हम लोग जो कहे उसमें जो कुछ अशुद्धियां हैं, जैसे आर्सेनिक है, सल्फर है, ये सब क्या हो जाएगा, अगर उपस्थित है, फास्फोरस है, वो सब क्या हो जाएंगे तुमको रोस्टिंग से तुमको होता था। रोस्टिंग में जो तुमको एक आध स्टेप भर्जन की भी थोड़ा सा और लिख लेते हैं, एक आध लाइन। भर्जन के फलस्वरूप अशुद्धियां जैसे सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक इत्यादि की हट जाती है। जैसे क्या होगा, सल्फर S प्लस O2 से क्या बन जाएगा, SO2, ये भी उड़ जाएगा, मतलब ये बाहर निकल जाएगा। P प्लस O2 से P2O5, आर्सेनिक है AS2O3, तो ये सब तुमको वेपोराइज होकर क्या जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, वाष्पशील हो जाएंगे। ये भी तुमको अशुद्धियां से भी छुटकारा प्राप्त हो जाता है, किसमें, भर्जन से, तो जारन से। तो रोस्टिंग के ये भी फायदे हैं, जिसमें कुछ ये भी प्रतिक्रिया हो गई। अब हम लोग आते हैं इसके बाद जो दूसरा चरण हमने कहा उसका स्टार्ट करते हैं, जिसमें है कि जो अशुद्धियां, जो कि हम लोग ऑक्साइड प्राप्त किए, उससे हम लोग को क्या प्राप्त करना है, धातु प्राप्त करना है। दूसरा नंबर चरण है ऑक्साइड का धातु में अपचयन। नंबर 2, ऑक्साइड जो कि हम लोग किससे प्राप्त किए होंगे, जो कि निस्तापन या जारण से, ऑक्साइड का धातु में अपचयन, धातु में अपचयन।
तो अपचयन धातु में कैसे होता है देखो। तो धातु में अपचयन करने के लिए, ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के लिए तुमको कुछ विधियां हैं, जैसे कि तुमको उसके लिए तुमको है एक विधि जो है धातु को अपचयन करना है। तो हम लोग जानते हैं कि क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड को, कम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड को अपचयित कर देते हैं, को कमरे के ताप पर अपचयित कर सकते हैं, अपचयित कर सकते हैं। लेकिन क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं प्राप्त होते, स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं होते हैं, प्राप्त नहीं है। इसलिए यह विधि, यह विधि मतलब कि महंगा है। यह विधि मतलब क्या है, तुमको अनइकोनॉमिकल इसको बताएंगे, इसमें अनइकोनॉमिकल है मतलब महंगी है। तो ये तुम्हारा यह जो विधि है यह तुमको उपयुक्त नहीं है, यह विधि उपयुक्त नहीं है, ऐसा लिख सकते हो, यह विधि उपयुक्त नहीं है मतलब महंगा पड़ेगा। तो ये तो हो सकता है, लेकिन ऐसा मतलब चूंकि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पदार्थ है जैसे कि एल्यूमिनियम है, अगर एल्यूमिनियम को, अगर एल्यूमिना है, बॉक्साइट है, इसको Mg से प्रतिक्रिया कराएं तो ये बन सकता है, मतलब कि कमरे के ताप पर MgAl प्लस MgO ये बन सकता है, ये संतुलित अपना कर लेगा A प्लस MgO। लेकिन Mg स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगा, Mg स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, Mg कमरे के ताप पर, ये कमरे के ताप पर, ये संभव है प्रतिक्रिया, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं उपलब्ध है, नहीं उपलब्ध है। तो यह प्रतिक्रिया होते हुए हमारे लिए बहुत लाभदायक नहीं होगा। कारण है कि मैग्नीशियम जो तुम्हारा है, यह मैग्नीशियम तुमको प्रकृति में नहीं पाया जाता। तो अब जो कि प्रकृति में पाया जा सकता है, जो चीज मिलते हैं प्रचुरता में, हम लोग को प्रतिक्रिया कहीं न कहीं उससे कराना चाहिए। तो प्रतिक्रिया अगर हम उससे कराएंगे जो प्रकृति में उपलब्ध है, तो दिक्कत यह है कि जो पदार्थ की प्रकृति में उपलब्ध है, तो प्रकृति में उपलब्ध है तो वो तो कम क्रियाशील होंगे। अब कोई धातु से अगर कम क्रियाशील है तो हम लोग उससे कैसे प्रतिक्रिया करा सकते हैं, उस धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ऊष्मागतिकी का जो ये सिद्धांत है, ऊष्मागतिकी के अनुसार, ऊष्मागतिकी के अनुसार कोई रासायनिक प्रतिक्रिया के अनुसार, कोई रासायनिक प्रतिक्रिया संभव होती है जब उसकी गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा G लेस देन जीरो, अगर ये लेस देन जीरो होगा तभी यह क्या है, संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं होगा। अब है डेल्टा G बराबर क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू होता है डेल H माइनस T डेल S। ये तुमको प्रतिक्रिया होता है, इसका T है ताप, डेल्टा S H है तुमको इंथैल्पी में परिवर्तन, और डेल्टा S है इंट्रोपी में परिवर्तन। ये प्रतिक्रिया बार बार बताया भी क्या होगा, ये है गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं इसको, डेल्टा H हो गया इंथैल्पी में परिवर्तन,
इंथैल्पी में परिवर्तन, और T हो गया केल्विन में ताप, केल्विन में प्रतिक्रिया का ताप, डेल्टा S एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन। ये डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, डेल एच माइनस डी एस, ये हो गया तुमको डेल्टा जी, ये क्या होगा, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, ये गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। अगर ये लेस देन 0 होगा तभी ये संपन्न हो सकता है। तो अगर हम किसी मेटल ऑक्साइड को अगर कार्बन से रिडक्शन कराना चाहें, कोई मेटल ऑक्साइड है, अगर हम लोग जैसे कि जो उपलब्ध, जो हम लोग को जैसे प्रकृति में उपलब्ध कार्बन कोक जो है कोयला, ये काफी मात्रा में उपलब्ध है, अगर इससे ऑक्सीकरण हो सके तो N+ क्या आ जाएगा, ये CO या CO2 जो भी मिलेगा, और इसको अगर ये प्राप्त हो सके, यह प्रतिक्रिया में देखें, इस प्रतिक्रिया के लिए ये कार्बन ये ठोस अवस्था में दोनों है, और ये तुमको किस अवस्था में, ये गैस अवस्था में है। तो इस प्रतिक्रिया का डेल्टा S क्या है, ये पॉजिटिव है, डेल्टा S जो कि तुमको गैस मतलब कि इसमें बिखरावपन बढ़ता है, जो गैस ज्यादा बिखराव है तो डेल्टा S इसका पॉजिटिव है। तो डेल्टा G को निगेटिव होने के लिए, डेल्टा G को हमको अगर कमरे के ताप पर डेल्टा G पॉजिटिव है, कमरे के ताप पर चूंकि कार्बन जो है, इसका कार्बन अधातु है, तो जाहिर है कि ये धातु को ऑक्सीकरण नहीं कर पाएगा सामान्यतः कमरे के ताप पर, सामान्यतः डेल्टा G ग्रेटर देन 0। लेकिन अब ये डेल्टा G ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ताप बढ़ाते जाएंगे, T का मान बढ़ेगा, डेल्टा S पॉजिटिव है तो माइनस ज्यादा होते जाएगा। तो लेकिन एक ताप जिस पर T क्या हो जाएगा, डेल्टा G ऋणात्मक हो जाएगा। अगर गर्म करते रहें, गर्म करने पर एक ताप के ऊपर निश्चित कोई ताप के ऊपर डेल्टा G ऋणात्मक हो जाएगा, डेल्टा G ऋणात्मक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, एक ताप के ऊपर ये डेल्टा G ऋणात्मक हो जाएगा। अब तुमको ये वो जो ताप है, अगर वह ताप तुमको जो कि डेल्टा G ऋणात्मक कर देगा, अगर वह ताप हमारे रेंज में हो जहां तक कि हम आसानी से गर्म करके क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें, तो उसको, उस तत्व को, उस धातु को हम लोग कार्बन अपकरण से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ये हुआ निष्कर्ष कि जब तुम्हारा जो है, जब ताप अगर तुमको एक निश्चित ताप पर जाकर क्या हो जाएगा, कोई भी प्रतिक्रिया है जो कार्बन से अगर करेंगे तो एक तुमको निश्चित ताप पर वह क्या हो जाएगी, एक ऐसा ताप आएगा जहां पर उसका डेल्टा G ऋणात्मक हो जाएगा। क्योंकि ऑक्साइड से ऑक्साइड में जब उसका डेल्टा S पॉजिटिव है, एंट्रोपी बिखरावपन बढ़ रहा है बाद में, तो जाहिर है एक ताप ऐसा जरूर आएगा जहां पर कि वह ऋणात्मक होगा। अब जब ऋणात्मक होगा तो उस स्थिति में हमको क्या देखना पड़ेगा, अब तुमको इसका कोई वह ताप कितना होता है, इसके आधार पर निर्णय करेंगे कि किस धातु के लिए कौन सी, किस धातु के लिए यह विधि उपयुक्त होगी। कार्बन अवकरण जो ऊष्मागतिकी सिद्धांत है तुमको धातु का, यह किस विधि के लिए उपयुक्त होगी, किस किस तत्व के लिए, इसको एक इलिंघम आलेख के द्वारा हम लोग को दिखाया जाता है। इलिंघम आलेख हम लोग देखते हैं, इलिंघम आलेख। डेल्टा G इलिंघम ने, इलिंघम साइंटिस्ट का नाम है, इलिंघम ने डेल्टा G मतलब गिब्स ऊर्जा बहुत से ऑक्साइडों के, बहुत से ऑक्साइड बनने में गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन
डेल्टा जी एवं ताप का आलेख ताप के बीच आलेख खींचा जिससे यह पता लगाया जाता है, जिससे यह पता लग जाता है कि किस ताप के ऊपर किसी ताप पर कौन सी धातु को किस ताप पर कौन सी धातु या अधातु दूसरे के ऑक्साइड से धातु को अपचयित करती है। तो ये तुम्हारा जो ग्राफ है तुमको, इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस आधार पर देख सकते हैं। जैसे ग्राफ में तुमको ये दिखाया गया है कि कुछ धातु है, तुमको उसके बीच का आलेख ड्रॉ किया होगा। गिब्स ऊर्जा जो धातु बनता है वह जनरली ऋणात्मक होता है, और ताप को यहाँ पर हम लोग डिग्री सेल्सियस में ले सकते हैं, केल्विन में। तो ताप T, ये T हो गया। अब अगर तुमको यहाँ पर है, ये गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, वो चूंकि ऋणात्मक होता है इसलिए हम लोगों ने इसको नीचे दिखाया है। डेल्टा जी सामान्यतः ऑक्साइड के बनने का क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए डेल्टा जी ये है तुमको गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन हो गया डेल्टा जी। इसका जो वैल्यू है तुमको यहां से तुमको स्टार्ट होगा, ये -200 400 इस ढंग से तुमको मार्किंग किया हुआ। मतलब ये तुमको हमारी किताब में देखो ये -1200 तक इसमें दिया हुआ है, किलोजूल पर मोल। और ताप तो यहाँ पर तुम्हारा है, इसमें बहुत से ऑक्साइड के तुमको दिखाए गए हैं, और -1200 है, तुमको 1000, -800, ये सब तुमको ताप यहाँ पर जो गिब्स ऊर्जा का मान यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये मान लेते हैं तुमको कोई धातु है, जैसे कि दो तत्व का हम लोग अगर ड्रॉ करें, जैसे कि दो तत्व हैं तुमको, जैसे एक हो गया जैसा, एक तुम्हारा दूसरा तत्व है जो तुमको इस ढंग से आता है, दूसरा ऑक्साइड को इस ढंग से कट कर दिया। तो ये जो ताप है, अगर ये तुम्हारा है A+O2 से बन गया A2, अगर क्या दें तो ये तुम्हारा अगर कहें ये Mg का ताप है, अगर ये Mg+2Mg+O2 से बन जाएगा 2MgO। गिब्स ऊर्जा का मान जो तुमको बैलेंसिंग आधार पर निर्भर करता है, और ये O2 इस ढंग से सब में रखा गया, तो O2 ही रखा है, जिससे कि घटाने पर वो कट है। जैसे कि तुमको Al2O3 बन गया है, तो यहां पर हो जाएगा तुमको Al+O2 से बन जाएगा 2/3 Al2O3, यहाँ 4/3 Al हो जाएगा, ये Al है। तो यहाँ पर जो तुमको है प्रतिक्रिया का, अगर तुम अपने ग्राफ में देखो उसमें जो ताप दिया गया है, ये करीब 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये कट जाएगा। ये कटिंग ताप तुमको ये 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। तो जो भी होगा Mg और A का, तो इससे तो पता ये चलता है, इसमें देखो इसका जो गिब्स ऊर्जा है Mg का, ये तुमको ज्यादा ऋणात्मक है। Mg का जो गिब्स ऊर्जा है ज्यादा ऋणात्मक है 1200 से नीचे, और 1200 के बाद तुमको Al का ज्यादा है ऋणात्मक। तो ये तुमको देख सकते हैं इसमें प्रतिक्रिया में, अगर दोनों का हम लोग देखें 1200 से ताप से पहले, 1200 से ताप में क्या है तुमको, अगर इसका जैसे कि 1200 डिग्री या 1200 केल्विन के पहले Mg+O2 से जो तुमको MgO बना है 2MgO,
की गिब्स ऊर्जा एयर की तुलना में की गिब्स ऊर्जा 4/3 एयर प्लस O2 से बन गया 2/3 Al2O3 की डेल्टा जी से अधिक ऋणात्मक है, अधिक ऋणात्मक है, अधिक ऋणात्मक है। मतलब कि mg का जो है तुमको mg प्लस O2 का देखिए नीचे है, ज्यादा ऋणात्मक है इसकी तुलना में। इससे क्या पता चलेगा? तो अब अगर हम लोग मान लेते हैं इसका डेल्टा जी दोनों का तुमको, जबकि हम लोग अगर इस रिएक्शन को, अगर हम लोग रिएक्शन चाहें, अगर हम लोग का रिएक्शन इन दोनों को घटा देते हैं, दोनों को मतलब कि इसमें घटा देते हैं, किसमें? अगर हमको चाहिए Mg प्लस Al2O3, इस रिएक्शन का Mg प्लस Al2O3, इससे बन जाएगा Al प्लस MgO। अगर इस रिएक्शन का हम लोग डेल्टा जी चाहिए तो क्या हो जाएगा? डेल्टा जी ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा ऋणात्मक है। और इसको इसमें क्या करेंगे? Al वाला को इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि Al2O3 को इधर लाना है, Al2O3 को बाया साइड लाना है, जो घटाना पड़ेगा। ये ज्यादा माइनस है, मानते हैं कि -900 है और ये -700 है, ज्यादा ऋणात्मक है ऊपर वाला Mg वाला, तो ये -900 है, ये -700। इसको अगर पलटेंगे तो +700 हो जाएगा, तो +700 तो -200 ही बचेगा, -200 बचेगा इसका। तो इसका जो डेल्टा जी होगा ऋणात्मक होगा। तो इस प्रतिक्रिया का डेल्टा जी, इसका मतलब क्या होगा? इसका डेल्टा जी <0। अतः जहां पर कटिंग पॉइंट हो, जो भी 1200 के आसपास, अतः ताप के मतलब कह सकते हैं जो प्रतिच्छेदन बिंदु के पहले, प्रतिच्छेदन बिंदु के पहले MgAl को, MgAl2O3 को अपचयित करती है, अपचयित करती है, MgAl2O3 को अपचयित करती है। किंतु प्रतिच्छेदन बिंदु के बाद, प्रतिच्छेदन बिंदु के बाद Al MgO को अपचयित करेगी, Al MgO को अपचयित करेगी, अपचयित करेगी। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? ये एलिंघम आलेख से ये पता चलता है कौन कब करेगा। फिर से इस बात को देखो, जैसे मैं यहां कह रहा हूं, अगर तुमको लाना है कोई प्रतिक्रिया, जैसे Mg प्लस O2 से MgO है, 2Mg प्लस O2 से 2MgO, खैर संतुलित कर लेगा। इसका डेल्टा जी मान लेते हैं कि तुमको है -900 है, और Al प्लस O2 से Al2O3 का है ये -700 है। तो ये जब प्रतिक्रिया को इसको इसमें घटा देंगे, प्रतिक्रिया घटा देंगे तो क्या होगा? ये जो तुमको घटाने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा चला जाएगा, मतलब क्या जाएगा? Al2O3 बायां साइड आ जाएगा, तो Al2O3 प्लस Mg से क्या बन जाएगा? MgO प्लस Al। तो ये जो प्रतिक्रिया है इसका डेल्टा जी क्या है तुमको? -900 प्लस 700 आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू -200 किलोजूल पर मोल होगा, 1200 के पहले। लेकिन 1200 के जस्ट बाद देखोगे तो यहाँ पर ठीक उल्टा हो जाएगा, जो भी मान होगा माइनस, जो भी 200 400 जो भी मान आएगा, देखो Al वाला का तुमको ज्यादा नेगेटिव है, Al वाला ज्यादा नेगेटिव, Al इसको अपचयित करने रहेगा। तो यही इसी तरह के तुम देख सकते हो उसमें जो ग्राफ में, कि जो कार्बन के जो रिडक्शन किसमें किसमें हमको संतुलित होंगे। तो ये तुमको एलिंघम आलेख को देखने का तरीका बताए। एलिंघम आलेख में किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं उसका वैल्यू, उसको तुमको समझने मौका मिला होगा। एलिंघम आलेख में तुमको धातु से, एलिंघम आलेख में ही हम लोग अगर चर्चा करें, एलिंघम आलेख में जो दिया गया है, एलिंघम आलेख से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोहा, तांबा, जस्ता, इन सबों के लिए तुमको जो है कार्बन का अवकरण किया जा सकता है। लोहा, तांबा, इस सबों के लिए क्या किया जा सकता है? कार्बन अवकरण उपयुक्त है, किंतु एल्यूमिनियम जैसे क्रियाशील, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम इत्यादि धातुओं के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। एलिंघम आलेख से
आलेख से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जो कटिंग पॉइंट देखोगे कार्बन का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कार्बन अवकरण, कार्बन के द्वारा अवकरण जिसको स्मेल्टिंग भी कहते हैं, स्मेल्टिंग, लोहा, तांबा, जस्ता जैसे धातुओं के लिए उपयुक्त है, किंतु एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जैसे क्रियाशील धातु के लिए काफी उच्च ताप की आवश्यकता होती है, काफी उच्च ताप की आवश्यकता होती है, जो असुविधाजनक है, तो मतलब उसके लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। तो ये इस आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जो कटिंग पॉइंट तुम देखोगे, जो कि Fe का जो तुम्हारे किताब में ग्राफ दिया हुआ है, तो कॉपर का तो सबसे कम दिखेगा तुमको, तांबा का सबसे पहले दिखेगा 200 करीब 400 केल्विन से पहले ही दिख जाएगा उसका, 400 केल्विन के आसपास। उसके बाद Fe का देखोगे तुमको 800-900 केल्विन के आसपास तुमको क्या होगा, प्रतिशोध करता हुआ दिखेगा, कार्बन C+O2 से CO वाला। और तुमको 1000 केल्विन के आसपास में तुमको Zn का आता है। लेकिन एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम इस का 2000 केल्विन के आसपास चला जाता है। तो इस प्रकार से उसमें ग्राफ में तुम देखोगे एल्यूमिनियम आलेख में, तो वह तुमको देखोगे कि इन सबका, कॉपर का खैर काफी आसानी से हो सकता है। उसके बाद तुम देखोगे लोहा का भी हो सकता है, फिर जस्ता का उससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ये सबका जो है काफी अधिक है तुमको जहां पे कटेगा। तो इसलिए उसके लिए यह विधि उपयुक्त नहीं होगी, जैसा तुम एल्यूमिनियम आलेख में ये निष्कर्ष निकाल सकते हो। कुछ उदाहरण तुमको मैं अब डिस्कस कर देता हूं इसके बाद, और इसके बाद के लेक्चर में हम लोग जो है लोहा का कैसे डिस्कशन करेंगे, जो कि हम लोग ये डिसाइड कर चुके हैं लोहा का निष्कर्षण किस विधि से करना है। लोहा, तांबा, कॉपर, इन सबों का निष्कर्षण हम लोग कार्बन अवकरण से करेंगे। एल्यूमिनियम के लिए विद्युत अपघटन की विधि होगी, जो उसको आगे बताया जाएगा। तो इन सबों का निष्कर्षण का बताया जाएगा आगे के लेक्चर में। तो अभी हम लोग देखते हैं उदाहरण 6.1 है तुम्हारा एनसीईआरटी का उदाहरण 6.1। तो इसकी चर्चा समझा दे रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि ये क्वेश्चन है तुम्हारा, जिस क्वेश्चन का लगभग आंसर अभी कर ही दिए। उसमें कहता है कि mg जो है किस ताप पर mg जो है तुमको एयर का अपचयन कर सकता है। किस ताप पर तुम्हारा इसमें क्वेश्चन है कि किस परिस्थिति में mg एयर का अपचयन कर सकता है और किस परिस्थिति में एयर mg का अपचयन कर सकता है। तो अगर हम लोग देखें MgO प्लस MgO2 मतलब सॉरी ये तुमको MgO को अगर mg अगर Al2O3 का अपचयन करना चाहता है, Al2O3 का अपचयन करना चाहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा तुमको MgO प्लस Al बनेगा। इस प्रतिक्रिया के लिए डेल्टा G देखते हैं कब होगा, जब हम लोग देखते हैं 1200 डिग्री सेल्सियस से पहले के ताप के लिए एक लिख सकते हैं हम लोग 1200 केल्विन, जो प्रतिच्छेदन बिंदु के पहले MgAl2O3 का तथा प्रतिच्छेदन बिंदु के बाद AlMgO का अपचयन कर सकता है। ये जो कि तुमको निगेटिव करके अभी दिखाए अपचयन कर सकता है। तो इसी प्रश्न का आंसर था। दूसरा इसमें क्वेश्चन है 6.2 नंबर उदाहरण है, उदाहरण 6.2। ये कहता है जब Al2O3 का Mg अपचयन कर ही सकता है, इस विधि को अप्लाई काहे नहीं किया जाता है Al प्लस MgO, यह अप्लाई क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका कारण अभी बताया था कि ये तुमको स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में नहीं मिलता, स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं है,
और इसको प्राप्त करेंगे, फिर इससे अपचयन कराएंगे, यह काफी क्या होगा, महंगा प्रक्रिया होगा और इसलिए इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता। ये तुमको इसका जवाब होगा, जिसको अपनी भाषा में लिख लोगे। तीसरा है तुमको 6.3 है तुम्हारा कि किसी धातु को जब द्रव अवस्था में पाया जाता है ठोस की बजाय, अगर हम लोग कोई भी जैसे कि कोई भी धातु का अपचयन किया, जैसे Fe2O3 प्लस कार्बन से निकाले तो Fe प्लस CO, तो ये अगर ठोस अवस्था में मिलेगा तो इसका डेल्टा S कम लगेगा, जो कि ठोस की जो रेंडमनेस होती है कम होती है। अगर यही लिक्विड अवस्था में मिलेगा तो इसका जो इंट्रोपी होगा डेल्टा S क्या हो जाएगा, डेल्टा S ज्यादा धनात्मक होगा, डेल्टा S ज्यादा धनात्मक होगा, तो डेल्टा G बराबर डेल H माइनस T डेल S। ये ज्यादा धनात्मक होगा तो कम ताप पर ही क्या हो जाएगा, डेल्टा G ऋणात्मक हो जाएगा। कम ताप पर डेल्टा G ऋणात्मक होगा तो हमको प्रतिक्रिया कराना क्या होगा, आसान होगा। तो ये तुमको क्या हुआ, फिर से इसको समझो। अगर द्रव अवस्था में प्राप्त करते हैं लोग धातु को, तो उसका जो इंट्रोपी, उसकी जो बिखरावपन होती है ज्यादा होती है, द्रव ज्यादा फैलता है इधर से, उसकी बिखरावपन ज्यादा, तो उसका डेल्टा S ज्यादा धनात्मक होगा। डेल्टा S ज्यादा धनात्मक होगा तो T का कम मान में ही हम डेल्टा G को ऋणात्मक कर सकते हैं। इसलिए कभी भी मतलब धातु को ठोस अवस्था की बजाय द्रव अवस्था में प्राप्त करने पर कम ताप पर ही निष्कर्षण हो जाता है और इसलिए यह तुमको ज्यादा सुविधाजनक होता है। दूसरा एक सवाल यह भी है तुमको जो पाठनीति में कि आपको ऑक्साइड में बदलना ही क्यों जरूरी है। जैसे सल्फाइड अयस्क है Fe या ZnS है, तो आप इसी से कार्बन का अवकरण क्यों नहीं करा देते हैं, Zn+CH2, तो ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अगर हम इसको ऑक्साइड बदल देते हैं तो ये Zn+CO बन जाएगा, जो कि तुमको ये गैस अवस्था में पाया जाता है। तो गैस की डेल्टा S ज्यादा होगी, इसकी इंट्रोपी ज्यादा होगी परिवर्तन बनिस्पत लिक्विड के, तो ये कम ताप पर अपकरण हो जाएगा, बनिस्पत इसमें ताप क्या लग जाएगा, हमको ज्यादा लग जाएगा। इसमें ताप जो है तुमको, अगर हम इसको द्रव अवस्था में, इसको अगर हम लोग सल्फाइड से ही डायरेक्ट कार्बन अपकरण कराना चाहें, इसलिए अधिक ताप की जरूरत पड़ेगी। जब ऑक्साइड बदल देंगे तो इसमें CO गैस रूप में आ गया, इसमें ये CH2 द्रव रूप में है, तो ये तुमको गैस में तुमको अपचयन कराना, जैसे कि यहाँ पे ठोस से ज्यादा अपचयन करना आसान द्रव में है, उसी तरह से यहाँ द्रव के बजाय जो अगर कोई गैस में बदल रहा है तो वो ताप क्या हो जाएगा, कम ताप पर ही अपचयन हो जाएगा। इसलिए पहले जो है तुमको हम लोग किसी को भी तुमको निस्तापन या जारण के द्वारा हम लोग सल्फाइड एसिड जारण के द्वारा हम लोग क्या चीज बदलते हैं, उसको पहले ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित है। उसका मेन कारण यही है कुछ कम ताप पर उसका अपकरण हो सकता है ऑक्साइड से, लेकिन अगर सल्फाइड से डायरेक्ट कराएंगे तो वह तुमको काफी उच्च ताप की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे लिए असुविधाजनक होगा। तो और इसलिए तुमको जो है पहले ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ये तुम्हारे कुछ प्रश्न हो गए एनसीईआरटी के, और कुछ इसके जो पाठनीति के लिए प्रश्न थे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग लोहा का, तांबा, जस्ता, इन सबों का अपकरण करेंगे और एल्यूमिनियम का भी अपकरण उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जो कि तुम्हारे बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो तुम लोग को जो भी तुमको राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हम जो है तुमको नोट्स जो है तुमको जो फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स या तुमको मैथ के भी सारे लेक्चर्स जो कि 11, 12 सारे के इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सबों की तैयारी के लिए जो तुमको क्वेश्चंस हैं वो सब भी तुम्हें उपलब्ध हैं। और इसके साथ साथ तुम जो है डाउट क्लास भी उसमें उपलब्ध है, जो भी पर्सनल भी गाइड चाहते हो उसके लिए भी तुमको क्लासेस उपलब्ध हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।